नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि जहाँ तक इस ख़ास खबरें प्रोग्राम में हम मुकामी खबरों का अहाता करते हैं, वहीं पर इलाक़ाई खबरों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करते हैं। कौमी और इंटरनेशनल लेवल की जो खबरें होती हैं, यानी बैनुल अक़वामी जो खबरें होती हैं, उस पर भी हम आपको उनसे भी वाकिफ़ करवाते हैं। बहरहाल जहाँ तक मुकामी सतह का सवाल है, आपको बता दूँ कि रियासत तेलंगाना में 116 बल्दियात और 7 बल्दी कारपोरेशन के इंतखाबात हो रहे हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि ख़ास तौर पर 11 फरवरी को रायदही होगी और 13 फरवरी को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दें कि इस सिलसिले में जो खबर आ रही है, ख़ास खबर जो आ रही है वो ये है कि बीजेपी के एक उम्मीदवार ने, जबकि कल आप देखेंगे कि रायदही होने वाली है, आज उसने खुदकुशी कर ली और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस सिलसिले में बीजेपी कायदीन में काफ़ी बरहमी पाई जाती है और बीजेपी के जो सदर हैं, रियासती सदर एन रामचंद्र राव, उन्होंने वादे तौर पर कहा कि हम डीजीपी के दफ्तर पर धरना देंगे और खातियों को गिरफ्तार करने का उन्होंने मुतालबा भी किया है। उन्होंने रियासती वज़ीर अफजाइश मवेशियान यानी एनिमल हस्बेंड्री के जो वज़ीर हैं, उन पर और उनके हामियों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उसे खुदकुशी करने पर उन लोगों ने मजबूर किया। और आपको बता दूं कि जिस उम्मीदवार ने खुदकुशी की उसका नाम महादेव बताया जाता है। तो बहरहाल नारायणपेट ज़िले में ये वाक़या पेश आया और ख़ासतौर पर मक्थल बल्दिया के वार्ड नंबर 62 से महादेव उम्मीदवार थे। और कहा यह जा रहा है कि महादेव को वी श्री हरी, जो हमारे रियासती वज़ीर अफजाइश मवेशियान है, उन्होंने और उनके हामियों ने हिरासा किया, परेशान किया, जिसके नतीजे में उसने खुदकुशी कर ली। तो बहरहाल ये खबर है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, और पॉलिटिक्स में ऐसे वाक़यात तो अब हिंदुस्तान में आम हो गए हैं, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी इस तरह के जो इक़दामात हैं, इस तरह के जो वाक़यात हैं, वो आम हो गए हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक बल्दी इंतखाबात का सवाल है, करीमनगर पर अब सबकी नज़रें लगी हुई हैं, जहाँ पर बीजेपी ने, आप अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी मुसलमानों को नज़रअंदाज करती है, मुस्लिम उम्मीदवार बनाने से गुरेज करती है, लेकिन करीमनगर में 4 वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और ये भी बता दें कि ये मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार यानी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरकज़ी वज़ीर मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय पार्लियामेंट में करीमनगर हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। और आपको ये बता दें कि बहैसियत काउंसलर वो मुंतखब हुए थे और उनके उरूज का आगाज़ भी बल्दिया से होता है, लेकिन असेंबली इलेक्शंस में उन्हें एक नहीं बल्कि 2 मरतबा शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह हर बात है कि किस्मत ने उनका साथ दिया और पार्लिमानी इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो बहरहाल नाज़रीन, 11 फरवरी यानी कल रायदही होगी और 13 फरवरी को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। और आपको ये बता दूं कि करीमनगर की तारीख है कि वहाँ पिछले 50 वर्षों के दौरान बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था, लेकिन इस मरतबा उतारा है। और वो है वार्ड नंबर 32 से मोहम्मद इनायत अली। मोहम्मद इनायत अली मुकामी तौर पर एक फूल की दुकान चलाते हैं, फ्लावर शॉप ओनर है। और 31 वार्ड नंबर 31 से मोहम्मद फैयाजुद्दीन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और मोहम्मद परवेज़ को वार्ड नंबर 59 से मैदान में उतारा है। और सैयद रिजवाना 61 वार्ड नंबर को से अपना उम्मीदवार उन्होंने बनाया है। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और पूछते हैं कि किसका पल्ला भारी है। शुक्रिया रियाज साहब। पल्ला तो उसी सियासी जमात का भारी होता है मजालिस मुकामी के इंतखाबात में जो रियासत में बरसर इख्तिदार होती है। एक दूसरी चीज़ ये है कि एक उम्मीदवार के बीजेपी के खुदकशी की आपने उससे अपनी बातचीत का आगाज़ किया था। अपने कलिमात में आपने ये कहा कि एक बीजेपी के उम्मीदवार ने खुदकशी कर ली है। आपको याद होगा रियाज साहब, हालिया दिनों में कांग्रेस और माफ़ करना बीआरएस और बीजेपी की जानिब से कांग्रेस पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उनके उम्मीदवारों को विड्रॉ करने के लिए, दस्तबरदारी अख्तियार करने के लिए कांग्रेस जो है इंतज़ामिया का, पुलिस वगैरह का इस्तेमाल कर रही है और उम्मीदवारों पर दबाव डाला जा रहा है। 6 से 7 उम्मीदवार बीजेपी के और कुछ बीआरएस के और कुछ दूसरे पार्टियों के जो आज़ाद इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने दस्तबरदारी भी अख्तियार की। जुमला 17 कॉरपोरेटर्स के उम्मीदवार जो थे उन्होंने दस्तबरदारी अख्तियार की थी अपनी नामजदगी से। तो अब ये इंतहा को ये पहुंच गई कि बीजेपी के एक उम्मीदवार को हिरासा किया गया, इस कदर हिरासा किया गया कि उसने खुदकशी कर ली। देखिए, बंडी संजय मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला भी है वो, और फिर दूसरा है कि बंडी संजय की साख का सवाल है। वहाँ पर
बहर सूरत वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो अपने हलके से, पार्लिमानी हलके से जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक पार्लिमानी हलके में कम से कम 7 असेंबली हलके होते जी हैं हाँ। और 7 असेंबली हलकों में जो वो इजारादारी अपनी है वो बरकरार रखना चाह रहे हैं। बुनियादी सतह पे अगर कॉरपोरेटर्स जीतते हैं बीजेपी के तमाम असेंबली सेगमेंट्स में, तो फिर यकीनन आने वाले दिनों में वो अपनी सीट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मरतबा उन्होंने जीत हासिल की है करीमनगर से, दूसरी मरतबा भी देखिए एक फ़िरका परस्त लीडर की हैसियत से उन्होंने अपनी शनाख्त बनाने में वो कामयाब हुए हैं। बंडी संजय, उनके मुतनाज़ा बयानात जो है मुसलसिल आते रहे हैं। तो जो बीजेपी के उम्मीदवार की खुदकशी का जो वाक़या है रियाज साहब, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मगर किसी भी मैदान में, खा वो सियासत हो या अमली मैदान में हो, अगर कोई इंसान इंतहाई इक़दम उठाता है तो वो बुज़दिली कही जाती है। बुज़दिली की वजह से आप शिकस्त के खौफ से आप खुदकशी कर रहे हैं। खुदकशी उसका हल नहीं होता। आपके खुदकशी करने के बाद आपके जो पीछे रहने वाले ख़ानदान, जो अफराद ख़ानदान है, उन पर जो ट्रॉमा, जो सदमा गुजरता है, वो सदमे का आपको एहसास इंतहाई इक़दाम उठाने से पहले करने चाहिए। पसे मंज़र और कुछ भी हो सकता है, इसके पसे पर्दा और बहुत सारी वजूहात भी हो सकती है। जैसे जैसे तहकीकात आएगी, रामचंद्र राव का आपने बयान कोट किया है अपने तमीदी कलमात में कि उन्होंने कहा है कि खातियों को, खाती क्यों है, किस वजह से वो जो है उन्होंने खुदकशी की, वो तमाम हक़ाइक़ मंजर आम पर आने चाहिए। हुकूमत को तमाम एक जामे तहकीकात के ज़रिए से वो हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़, 4 उम्मीदवारों को करीमनगर से मुसलमानों को टिकट दिया गया है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी और MIM में करीमनगर में कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर है। MIM को टारगेट करने के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों को, मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा कर चुकी है। मैं इसको सरे से मुस्तरद करता हूँ रियाज साहब, ये बिल्कुल एक ड्रामा है। ये आलमी मतलब कौमी सतह पर MIM और बीजेपी के दरमियान में दुश्मनी है, इस तरीके का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। कुछ मीडिया आउटलेट्स की जानिब से भी एक जामे रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि करीमनगर में मुकाबला अगर किसी से है बीजेपी का, तो वो कांग्रेस से ही। बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस बरसरे इख्तिदार सियासी जमात है, वहां पर अराकीन असेंबली भी जो कांग्रेस के ज्यादा करीमनगर से मुंतखब होकर आए हैं। तो कांटे का मुकाबला अगर किसी के दरमियान में है तो वो बीजेपी और कांग्रेस के है। और तीसरी जमात के तौर पर MIM का वहां पर दाखिला हुआ है। तासुर यह देने की कोशिश की जा रही है कि मुकाबला बीजेपी और MIM में, और हरगिज नहीं है। वो तमाम चीजें बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। यहां पर देखिए गठजोड़, बंडी संजय किसी सूरत से जो है वो अपनी जो साख है, अपनी इजारादारी है हल्के पर, उसको खोना नहीं चाहेंगे। माफ करना जी जी। तो उसको बरकरार रखने के लिए ये इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के ही दरमियान में, तीसरी सियासी जमात का वहां पर कोई तसव्वुर नहीं है। यहां तक के माजी में 10 साल बरसरे इख्तिदार रहने वाली BRS का भी कहीं कहीं पर भी उम्मीदवारों के भी वहां पे जीतने की कोई गुंजाइश या हालात नजर नहीं आ रहे। कांटे का मुकाबला करीमनगर में बीजेपी और सिर्फ कांग्रेस के दरमियान में। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बंडी संजय का सवाल है, बंडी संजय के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि वो बहैसियत काउंसलर मुंतखब हुए थे। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह उन्होंने असम्बली इंतखाबात में मुकाबला किया, लेकिन नाकाम रहे। एक नहीं 2 मरतबा उन्होंने मुकाबला किया, 2 मरतबा भी उन्हें शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा आपको बताना ज़रूरी है कि बंडी संजय पार्लिमानी इंतखाबात में तो कामयाबी हासिल कर चुके, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ों की इज्जत करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह एक मंदिर पहुँचते हैं और मंदिर के बाहर अपनी चप्पल रखते हैं और वो चप्पल उठा लेते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बंडी संजय जो हैं वो कोई आलाजात के नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद बहुत ज़्यादा यानी चीख पुकार की गई कि बंडी संजय ने चप्पल उठाई है। लेकिन लोगों को क्या मालूम था कि पॉलिटिक्स में चप्पल उठाने के बाद वो खुद उठ जाते हैं, मिसाल के तौर पर तरक्की मिल जाती है। और आपने देखा कि बंडी संजय जैसे ही अमित शाह की चप्पल उठाई, अमित शाह को ये अदा उनकी इस कदर पसंद आई कि बंडी संजय आज उनके जूनियर वजीर हैं, यानी मुमलिकती वजीर दाखिला है। तो पॉलिटिक्स में चप्पलों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। चप्पलों से पीटा भी जाता है, चप्पलों से मारा भी जाता है। और आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजस्सिमों पर, यानी कि पोर्ट्रेट्स पर, उनके फोटोज़ पर, अमित शाह के फोटोज़ पर आज चप्पलों की बारिश हो रही है। तो पॉलिटिक्स में चप्पलों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, जूतों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, कालिक की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, गधों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और आपने देखा कि किस तरह UGC में के क़वायद में तरमीम के बाद आलाज़ाद के जो हिंदू थे वो मंजर आम पर आए, ख़ासतौर पर ब्राह्मण और आलाज़ाद के हिंदुओं ने वज़ीर
आज़म नरेंद्र मोदी की और वज़ीर आज़म मोदी के जो करीबी हैं यानी दस्तराज थे अमित शाह की ज़बरदस्त पिटाई कर दी। अमित शाह की या कहीं आप समझेंगे कि फिजिकल पिटाई नहीं की बल्कि उनके पोर्ट्रेट्स पर जूते चप्पलों की बारिश कर दी। तो ये होती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में चप्पलों का बहुत गहरा ताल्लुक है और आपको बता दूं कि ये चप्पलें हैं, ये जूते हैं, अगर कोई उठाता है आला लीडर के या बड़े लीडर के तो फिर वो तरक्की कर लेता है और ममलिकती वज़ीर दाखिला बन जाता है। तो ये है बंडी संजय की कहानी। लेकिन आपको बता दूं कि असेंबली इंतखाबात जीतने की उनकी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही रह गई है। बहरहाल नाज़रीन, जहां तक बल्दियात का सवाल है तो हम आपको बल्दियात के बारे में ही खबर सुना रहे हैं। जीएचएमसी आपको बता दें अजीमतर हैदराबाद बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जो टर्म है यानी मियाद है वो आज खत्म हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि 5 साल मियाद यानी 10 फरवरी को तो खत्म हो गई है आज यानी। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो स्पेशल ऑफिसर है आरवी करनन वो जीएचएमसी के इंतजाम चलाएंगे, मैनेज करेंगे, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब हुकूमत जीएचएमसी के इंतखाबात करवाने के लिए क्या करती है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई अतराफ अकनाफ के कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि 27 जो बल्दियात को जीएचएमसी में बुला लिया गया था, जम करने की बात की गई थी, यानी लोकल अर्बन बॉडीज को खत्म करने की वजह से या जम करने की वजह से गुज़िश्ता साल दिसंबर में 150 से 300 वार्ड्स में इसे तब्दील कर दिया गया। नतीजे में आपको बता दूं जीएचएमसी जिसका यानी एरिया जो है इलाका जो था 650 मुरबा किलोमीटर तक ये वसत इख्तियार कर गया था, लेकिन 27 जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसके जीएचएमसी में इंजमाम के बाद ये इलाका 2053 मुरबा किलोमीटर हो गया है। कोई मामूली बात नहीं है और आपको बता दूं कि यही हैदराबाद की शान है। तो बहरहाल और एक अहम बात यह है, आप समझेंगे कि सबसे बड़ा जो बल्दिया है वो मुंबई बल्दिया है। हाँ, मुंबई बल्दिया है, लेकिन वो माली एतबार से मुतमव्वल यानी रिचेस्ट अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई है तो वो मुंबई है। लेकिन एरिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आबादी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जीएचएमसी जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बल्दी इदारा है। यकीनन देखिए बल्दी इदारा भी है और फिर देखिए जिस तरीके से जिस तेज़ी के साथ तेलंगाना और हैदराबाद तरक्की कर रहा है उसी तेज़ी के साथ यकीनन देखिए मुंबई का मुकाबला करना, मुंबई बल्दिया का मुकाबला, ब्रह्मन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुकाबला करना जीएचएमसी के लिए मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि 2000 मुरबा किलोमीटर का आपने तस्करा कर दिया है यहाँ पर, तो वसत हो गई है, रकबे में भी फैल गया है और आबादी में भी बहुत, जैसा कि सुल्तान कुली कुतुब शाह की दुआ के मुताबिक अल्लाह बरकत दे रहा है, हैदराबाद की आबादी में भी आबाद होता जा रहा है हैदराबाद। तो ये मुकाबला करना, कम्पीट करना जो है वो मुश्किल काम नहीं होगा। आने वाले 5 साल में यकीनन ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ 2014 के बाद से लेके 2024 तक का हैदराबाद को तरक्की मिली है, हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की मिली है, आईटी सेक्टर में, रियल एस्टेट मार्केट में जो तरक्कियाँ वक़ूफ़ पज़ीर हुई वो जो है एक इस बात की निशानदेही करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत ही कम वक्फे में हैदराबाद जो है जी मुंबई बल्दिया कॉरपोरेशन को माली एतबार से मुकाबला कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपने 27 कॉरपोरेशंस को शामिल करने की बात कही है। हैदराबाद को 4 जोन में हैदराबाद को तकसीम करने की भी कोशिशें चल रही है, बातचीत चल रही है, प्रपोजल्स आ रहे हैं। म्यूनसिपल जो एडमिनिस्ट्रेट मेरे वजीर हैं, इंतजामी वजीर जो है, शहरी उमूर के जो इंतजामी वजीर हैं, उनकी तरफ से भी प्रपोजल्स आए हैं। तो देखना ये कि क्या कदोकाल तैयार होता है। आज जैसा कि मियाद खत्म हो गई, कॉरपोरेटर्स जो अब तक हैदराबाद में काम कर रहे थे उनकी मियाद खत्म हो गई, वो साबिका कॉरपोरेटर्स में कल से शुमार किए जाएंगे। मेयर का रोल यहाँ पर खत्म हो गया है, डिप्टी मेयर का रोल यहाँ पर खत्म हो गया है। तो अब एक ऑफिसर को उसके लिए अपॉइंट कर दिया गया है, तो वो ऑफिसर जो है तमाम उमूर बल्दिया के जो है वो देखेंगे। तो यकीन है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में मुमकिन है कि 13 तारीख के बाद जो है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का भी एलामिया जारी कर दिया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि इस्माइल ज़बील्ला ने भी कहा है कि बानी शहर कुली कुतुब शाह ने दुआ की थी, तो बहरहाल मेरा शहर लोगों से मामूर कर जिस अंदाज में उन्होंने दुआ की थी, आप याद रखिए दुआ कब कबूल होती है, दुआ उस वक्त कबूल होती है जब बंदा हराम नहीं खाता। और मैं समझता हूँ कि वो हुक्मरान थे और बेहतरीन हुक्मरान थे जिनकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की। और आज शहर इस कदर वसत इख्तियार कर गया है कि 2000 मुरबा किलोमीटर तक वो उसका इलाका पहुँच गया है। अगर वरना आप देखेंगे कि जैसा कुली कुतुब शाह के दौर में फसीलबंद जो शहर था उसकी
आखिरी जो फसिल थी वो दबिलपुरा दरवाजे तक थी, और आप देखेंगे कि दबिलपुरा दरवाज़ा रात होते ही बंद कर दिया जाता था। तो ये फसिल बंद शहर की खासियत थी। लेकिन दुआ जो होती है और दिल से की जाती है तो अल्लाह ताला या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल फरमाता है, और नेक बंदों की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। हद तो यह है कि अगर गुनाहगार भी होते हैं, अपने आंखों से आंसू बहाते हैं और उसके दरबार में तौबा करते हैं, तो अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल करके खुश होता है। और ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला जब उसके सामने कोई गुनाहगार बंदा रोता है, उसकी आंखों से आंसू रवां होते हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला उस तरह खुश होते हैं जिस तरह किसी बच्चे को खिलौना देने पर वो बच्चा खुश हो जाता है। तो ये है अल्लाह ताला का रहम करम कि हैदराबाद पर उसने अल्लाह ताला बगैर मामूली रहम करम फरमाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्माइल ज़बीला साहब के हालिया अरसे के दौरान हैदराबाद को जिस तरह का टारगेट बनाया जा रहा है, जिस तरह के बैरूनी रियासत के अफराद हैदराबाद का रुख कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि त्योहारों के नाम पर हर रोज़ कोई किसी ना किसी त्यौहार के नाम पर, हर रोज़ किसी ना किसी यानी तकरीब के नाम पर, मजहबी तकरीब के नाम पर यानी अजीब व गरीब हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि चार मीनार और अतराफ कनाफ के इलाकों की जो शिनाख्त बदली जा रही है। अगर आज हैदराबाद के लोग चौकस नहीं होंगे, शऊर उनमें बेदार नहीं होगा, तो यकीन मानिए कि वो हैदराबाद के चार मीनार के अतराफ नजर नहीं आएंगे। यकीनन देखिए, आपने बहुत ही एक अहम मुद्दे की तरफ इशारा, मौजू की तरफ इशारा किया है रियाज साहब। जिस तरीके के जैसा जैसा शहर उसद पा रहा है, वहाँ पर बैरूनी रियासतों से लोग आ रहे हैं, ख़ास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान के लोगों की कसरत इसमें ज़्यादा हो रही है। हालिया दिनों में हमने देखा बालापुर में हैदराबाद की तारीख में पहली मरतबा भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जानिब से धर्म रक्षा सभा हुई। इंतहाई इश्तियाल-अंगेज़ तकारीर उसमें किया गया, हालांकि उसको मतलब उसकी रिपोर्टिंग बड़े पैमाने पर नहीं हुई, मंजर आम पर वो नहीं आया। बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को टारगेट करने के नाम पर यह धर्म रक्षा सभा की गई थी। उससे कबल जो है आप देखिए पुराने पुल का जो वाकया है पेश आया, फिरके वाराना फसाद, पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया। जिस बर्बरियत का शिकार निशाना बनाया गया वहां पर मज़ारों को, जो मतलब नफरत का मुजाहरा वहां पर मज़ारों के ताल्लुक से किया गया। तो ये तमाम चीज़ें आप अगर इसको वहां पर उत्तराखंड में, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में पेश आने वाले वाक़यात से उसको मिलाएं तो वो उसमें आपको बहुत सारी सिमिलैरिटी मिलेगी। तो वो बैरूनी रियासतों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालिया दिनों में आपको एक बात याद होगी रियाज साहब, सिकंदराबाद के इलाके में मारवाड़ी गो बैक तहरीक का आगाज हुआ था। दब गई है वो जी, वो भी उसको भी दबा दिया गया, मगर एक बात शुरू हुई थी। हाँ। देखिए तेलंगाना है ये, मैं आपको ये कह रहा हूँ, दावे के साथ ये कह रहा हूँ, ये तेलंगाना है। ये राख में मतलब दबी हुई चिंगारी को कभी भी तेलंगाना में हवा मिल सकती है, कभी भी तेलंगाना में राख में दबी हुई चिंगारी शोलों में तब्दील हो सकती है। आप इसको ये ना जाने, इनकलाबी रियासत हम कहते हैं, बहुत ही लड़कर जिद्दोजहद के साथ और बहुत सारी कुर्बानियां देकर हमने ये रियासत को हासिल किया है। तो इसकी ये आदत है रियासत तेलंगाना की, इनकलाबी तहरीकें जो हैं वो रुकती जरूर है, थमती जरूर है, मगर खत्म नहीं होती। राख में दबी हुई चिंगारी के मानिंद वो काम करती रहती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मारवाड़ी गो बैक का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह कोमटियों ने खुदकुशी कर ली थी। यानी कई वाक़यात पेश आए जो मारवाड़ी ताजरीन की हिरासानी से तना कर आपने देखा कि किस तरह उन लोगों ने खुदकुशियाँ की थी। तो ऐसे में ये बताना ज़रूरी है कि कोमटी बिरादरी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जो हैदराबाद में नंबर 2 कारोबार चल रहा है, यानी मिलावट की जो अशिया फ़रोख्त हो रही हैं, चाहे वो बेगम बाज़ार हो चाहे दूसरे बाज़ार हो, उसके लिए मारवाड़ी जो ताजरीन हैं वो जिम्मेदार हैं। हम तो उससे इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि हम तो इत्तेहाद और हम आहंगी चाहते हैं। तो बहरहाल मारवाड़ी बिरादरी ने उस पर सख्त एहतजाज किया था कि आप लोग हमें मिलावट करने वाला कह रहे हैं। तो बहरहाल वहाँ पर कोमटी बिरादरी ने बहुत संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए थे। हम इस बात पर, इस मसले पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बता देंगे कि किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं हैदराबाद में। और हैदराबाद की जो पुलिस है उसे खास तौर पर चौकस रहना चाहिए। अगर हैदराबाद की पुलिस कमज़ोर दफात के तहत फ़िरका परस्त दरिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हमारे पास आप देखेंगे कि एक जुनूनी है और अजीब व गरीब बकवास करते रहता है, और बीजेपी ने तो उसे लात मार कर निकाल दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि उसके बावजूद भी उसके खिलाफ इस कदर ज़्यादा मुकदमात है, लेकिन उनमें कोई जान नहीं है। जो दफात इस्तेमाल की जाती हैं कहीं ना कहीं वहाँ
पर यानी कमजोरियां छोड़ दी जाती हैं और उसका फायदा उठाते हुए वो बरी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि पुलिस को अगर कार्रवाई करनी है तो पूरी दयानतदारी के साथ करनी चाहिए, पूरे दयानतदारी के साथ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने चाहिए जो इश्तियाल अंगेजी करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी का है, पहले तो कांग्रेस का था। तो आपको बता दूं कि जब इसके दामन पर दाग लग गए रिश्वतखोरी के, बदनवानी के, तो फिर कहा यह जाता है कि वो बीजेपी वॉशिंग मशीन, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि राहुल गांधी भी कहते हैं, और ममता बनर्जी ने तो वॉशिंग मशीन बीजेपी का नाम दे दिया है। तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में उसे डाला जाता है और बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि दामन पे जो धब्बे हैं वो तो साफ हो सकते हैं, लेकिन दामन पर जो खुजली है वो साफ नहीं हो सकती। मैं पॉलिटिकल खुजली की बात कर रहा हूं। कभी हिमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कहीं ना कोई मर्ज में वो मुब्तला है। तो बहरहाल आपका कहने का मतलब ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह की इश्तियाल अंगेजी की और मदारिस को, मसाजिद को निशाना बनाया, सॉरी अब तो खुलेआम उसने मियाँ के खिलाफ आवाज लगाई है। बेचारे को ये नहीं मालूम कि मियाँ कौन होता है और मियाँ क्या क्या दर्जा होता है खानदान में। और वैसे भी अगर मियाँ की वो हकीकत जान जाएगा तो फिर मियाँ का नाम पर भी नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूँ। तो बहरहाल नाज़रीन, हिमंता बिस्वा शर्मा, आपको बता दूं कि जहर घोल रहा है बेचारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है कि बेबस है, मजबूर है। हाई कोर्ट्स बेबस व मजबूर हो चुके हैं। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, पूरे जो भी बात करता हूँ मैं ऐ बैन शाय नहीं करता हूँ, पूरे दलाइल के करता हूं और दलाइल के साथ साबित करता हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा बकवास कर रहा है, हिमंता बिस्वा शर्मा भौंक रहा है और फिरका परस्ती के जरिए वो इख्तिदार पर कायम रहना चाहता है, क्योंकि 2026 में इंतखाबात होने वाले हैं और ऐसे में वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह इख्तिदार पर बरकरार रहे, अपने आकाओं को खुश करें। लेकिन एक बात बता दूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस अंदाज में फिरका परस्ती की है वो बदनुमा दाग है जो हिंदुस्तानी जमहूरियत पर, हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म पर। और आपको ये बता दूं कि बीजेपी की यानी आसाम बीजेपी यूनिट ने एक वीडियो बनाया था, एआई जनरेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें इसको हिमंता बिस्वा शर्मा को उसके हाथ में बंदूक है और वो 2 लोगों को निशाना बना रहा है। अब तो अंदाजा कीजिए कि ये कत्लेआम के का तरफ इशारा करता है। और इस पर आपको बता दूं कि मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक साबिक जज हैं जिनका नाम है साबिक चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर, उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया, सख्त बरहमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया और कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा अक़लियतों के खिलाफ इस तरह के इश्तियाल अंगेज वीडियो बना रहा है, बीजेपी उसकी को हौसला अफजा कर रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। उन्होंने सवाल किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, खुद नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने ये बात कही है। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई रियाज नहीं है, कोई इस्माइल ज़बीउल्लाह नहीं है, बल्कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट सुन रही है? यकीनन देखिए, कल भी हमने इस मसले को उठाया था और यही बात हमने हमारे सियासत टीवी के प्लेटफॉर्म से की थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर असखुद नोट नहीं ले सकता? क्या मुल्क की अदालतें, हाई कोर्ट जो है, हालांकि बहुत सारे हाई कोर्ट जो है आज भी जो है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, तो क्या वो हाई कोर्ट्स इस तरीके का फैसला नहीं ले सकते? असखुद नोट लेते हुए सुमोटो कार्रवाई जो है हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ में नहीं कर सकते, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरीहन तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की है। तहकीर अदालत का मुकदमा अदालत का मुकदमा भी उन पर दर्ज होना चाहिए। और फिर जो नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुतालिक जिस तरीके की बातें वो कर रहे थे, आपने अभी एक जज का हवाला लिया, रियाज साहब, आपको याद होगा 2018 की बात है, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस गगोई और जो है जस्टिस लोकर और जस्टिस जोसेफ जो है ये मंजर आम पर आए थे। अदालतों में होने वाली नाइंसाफियों का, अदालतों पर पड़ने वाले दबाव का, सियासी दबाव के खिलाफ में देखिए, हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरियत है, यहां पर मौरखीन ने बहुत काम किया है। 2014 के बाद के हिंदुस्तान की तारीख भी मौरखीन लिखेंगे और जब मौरखीन लिखेंगे तो ये जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस लोकर, जस्टिस जोसेफ और गगोई, हालांकि बाद में रंजन गोगोई ने वो जब उन्हें चॉकलेट
जब उन्हें मौका दिया गया, सीजेआई बनाया गया, तो फिर उनके ऊपर भी मुकदमा आया, सेक्स स्कैंडल में थे वो इम्पीचमेंट की कार्रवाई उन पर भी हुई, और फिर अदालत के अंदर जो भी हुआ फैसला मोहरबंद कर दिया गया। तो बहुत सारी चीजें, फिर बाद में उन्हें राज्यसभा का रुकन भी बना दिया गया। तो हालात बदल गए, मगर जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस लूकर, ये लोग जो है वो अपने मतलब जब उनकी मियाद पूरी हो गई तो उसके बाद जो है वो कभी भी मंजर आम पर बिकाऊ माल नहीं थे, वो बिकाऊ माल नहीं थे वो लोग। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बता दिया कि भाई अदालतों में ये हो रहा है, तो उसी का नतीजा हम देख रहे हैं। अदालतों की खामोशी आगाह करने किया जा गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से। आने वाले दिनों में जो होगा वो हम देख रहे हैं। इस तरीके की हिमंता बिस्वा शर्मा के जो इश्तियाल अंगेजी है उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट की खामोशी एक बहुत ही ताज्जुब खेस अमर दिखाई दे रहा है। तबाही और बर्बादी का इशारा है, वो हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी का इशारा है। आज अगर हिंदुस्तान को बचा सकता है तो वो लाज़रत उज़्मा है या सुप्रीम कोर्ट है जो हिंदुस्तान को बचा सकती है। सारी उम्मीदें आज जमहूरियत पसंदों की, सेक्युलरिज्म पसंदों की जो सारी उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं और सुप्रीम कोर्ट से हैं, और नजरें सारी सुप्रीम कोर्ट पर है। आज सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, ये सवाल पैदा हो रहा है। ये अब आम लोग नहीं, आम मुसलमान नहीं, आम सिख नहीं, आम ईसाई नहीं, बल्कि अब हाईकोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुजरिमाना खामोशी इख्तियार क्यों किए हुए है, जबकि ये बकवास करता जा रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने तमाम रियासती वजारत दाखिला को एक हुक्मनामा जारी किया था और कहा था कि अगर कोई इश्तियाल अंगेजी करता है, चाहे वो किसी भी बड़े ओहदे पर फायज क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका मतलब यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है वो बकवास कर रहा है और यह कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया है, और वो कहता है कि मियां को परेशान करना मेरी जिम्मेदारी है। क्या तो उसकी बीवी है जो मियां को परेशान करेगी? यह सोचने वाली बात है। परेशान तो आज देखेंगे कि बात कई मकामात पर यह हाल हो रहा है कि अब बीवियां भी शिकायत करने लगी है। अगर कोई शौहर बीवी से वादा करता है कि मैं तुम्हें यहां ले जाऊंगा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, मैं तुम्हें यह जेवर दिलाऊंगा, मैं तुम्हें यह साड़ी पहनाऊंगा, मैं तुम्हें यह कपड़े पहनाऊंगा, तो आपको बता दूं कि लतीफा हिंदुस्तान में मशहूर हो गया है, जो कि हिंदुस्तान में मशहूर हो गया है कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तरह झूठ मत बोलिए। तो आप अंदाजा कीजिए क्या क्या हालात हो रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम ने भी दावा किया था कि 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से नवाजेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, और कैसे बेशुमार वादे उन्होंने किए थे, कम से कम 11 या 12 वादे किए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो अब हिंदुस्तानी जो बीवियां हैं वो अपने शौहरों से कह रहे हैं वादा करने से पहले सोच लो कि नरेंद्र मोदी की तरह वादा मत करो। लेकिन हम तो हमारे वजीर आजम की इज्जत करते हैं क्योंकि वो वजीर आजम के ओहदे पर फायज है, वो जो ओहदा है वो बावकार ओहदा है। तो बहरहाल नाज़रीन, जो साबिक चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाईकोर्ट के गोविंद माथुर, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि सियासी पैगामात के पस पर्दा तशद्दुद और नफरत को मामूल बनाने के किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर देना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बहरहाल 7 फरवरी को आप देखिए कि किस तरह वो वीडियो वायरल किया जाता है, उसके बाद डर के मारे डिलीट कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक माहिर कानून और एक साबिक चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। यकीनन सवाल बहुत ही जस्टिस गोविंद का जो सवाल है वो बिल्कुल हक बजानिब है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? मुसलसिल सुप्रीम कोर्ट से हिमंता बिस्वा शर्मा का वो मुतनाज़ा वीडियो वायरल होने के बाद से हम मुसलसिल सुप्रीम कोर्ट से हम यही सवाल कर रहे हैं सियासत टीवी के प्लेटफॉर्म से। पॉइंट ब्लॉक शॉट, पॉइंट ब्लॉक, अब अभी आप देखिए जो आई वीडियो जो बनाया गया उसमें पॉइंट ब्लैंक शूट कर रहे हैं आप, और उसके बाद फिर सामने जिसको गोली लग रही है उसमें एक दाढ़ी वाला एक टोपी वाला है। आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या दाढ़ी टोपी खाली बांग्लादेश के मुसलमानों का वतीरा नहीं साहब, अगर आप बताइए कि अगर कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला, मैं कहता हूं दाढ़ी टोपी वाला या पगड़ी वाला सिख, या फिर जिसके गले में क्रॉस यानी जंजीर हो, वो अगर इसी तरह पॉइंट ब्लैक शॉट के जरिए हिमंता बिस्वा शर्मा को, वो भी एआई जेनरेटेड वीडियो में निशाना बनाने की कोशिश करेगा, इस तरह का वीडियो जारी करेगा, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? फौरी कार्रवाई होगी, यकीनन कार्रवाई होगी। और फिर देखिए, आपने कहा बीजेपी आसाम प्रदेश की जानिब से वो वीडियो वायरल पोस्ट किया गया था, तनाज़ा जैसा खड़ा हुआ, वीडियो को डिलीट कर दिया गया। हालांकि वो वीडियो बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर जो है और
न्यूज़ पोर्टल्स पे और सोशल मीडिया पर वो डाउनलोड हो गया और उसको गश्त करने, मकसद वही था, कुछ वक्फे के लिए डालना और उसको वायरल करवाया जाना, कि ये जानबूझकर किया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ रियाज साहब, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर मैं कह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान भर में या फिर बिलखुसूस आसाम में अगर किसी किस्म का तशद्दुद अक़लियतों पर, मुसलमानों पर किया जाता है और उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके साथ फ़िरक़े वाराना सलूक किया जाता है, उनके जान और माल का नुकसान किया जाता है, तो उसके ज़िम्मेदार हेमंता बिस्वा शर्मा होंगे। और सबसे पहले इस किस्म के मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात अगर रोनुमा नहीं होना है तो फिर सबसे पहले अदालत को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा की फौरी गिरफ्तारी का ऐलान करे, अहकामात जारी करे, बिल्कुल सुमोटो कार्रवाई करे, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो तमाम रियासतों के वजारत दाखिला को जारी किए गए थे, उन तमाम अहकामात की जो है खिलाफ वर्जी हेमंता बिस्वा शर्मा ने की है। हेमंता बिस्वा शर्मा एक फ़िरका परस्त और समझ पता नहीं किस किस्म का बुग़्ज़ मुसलमानों से वो अपने दिल में लिए बैठे हैं। किस मियाँ ने क्या कर दिया था पता नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जरूर है, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ आग लगी है, इसीलिए धुआं उठ रहा है। तो ये यकीनन कुछ ना कुछ बात है, उसकी तहकीकात भी मुस्तकबिल में नहीं, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर भाई आपको मियाँ ने क्या कर दिया था, आपको दुश्मनी क्यों है मियाँ से, इस कदर नफरत क्यों है, ये पूछना चाहिए था। पूछेंगे जरूरी। जब भी देखिए एक वाक़या हुआ था रियाज साहब, हैदराबाद को हेमंता बिस्वा शर्मा आए थे जी। हमारे मौजमजाही मार्केट के चौरस्ते पर गणेश पंडाल में खड़े होकर वो कुछ इश्तिहार अंगेजी की कोशिश कर रहे थे। तो बीआरएस के कायद जो है वो बीआरएस छोड़ दिए उन्होंने, वो कायद जो बीआरएस के वो कायद है, उन्होंने माइक छीन लिया था हाथ से, उन पर उन्हें ढकलते हुए माइक छीन लिया था। ये हैदराबाद है, कभी आ जाएंगे, आमना सामना हो जाएगा तो यकीनन उनसे भी हम सवाल पूछ लेंगे। वैसे भी उनको इलाज की भी जरूरत है, क्योंकि आपको बता दूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में खास तौर पर जो पवन खेरा है, कांग्रेसी तर्जुमान, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है, ठीक नहीं है, इसको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, ये बात का कही है उन्होंने। यकीनन कुछ ना कुछ पवन खेरा एक सुलझे हुए शख्स है, तर्जुमान, इस तरह की बात नहीं करते, तालीमी याफ्ता शख्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट देखी होगी, नजर आई होगी उन्हें कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा में, क्योंकि पवन खेरा जो है नाप तोल कर बात करने वाले तर्जुमानों में, और कांग्रेस के कायदीन जो है काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोग हैं, वो कानून से वाकिफ हैं और मुल्क की मईशत, मुल्क के हालात से वो अच्छी तरीके से वाकिफ है। तो पवन खेरा ने जब कहा है कुछ दिमागी तवाजुन अगर बिगड़ा हुआ है हेमंता बिस्वा का, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने देखा है, इसीलिए कहा है। उनकी बात हक बजानिब है, ये इसके ऊपर नोट लेना चाहिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, वजीर दाखिला अमित शाह को, कि भाई इंतखाबात में उतारने से पहले अगर स्टेज पे कुछ ऐसा खड़े हुए हेमंता बिस्वा भी है और वजीर आजम वजीर दाखिला भी है, दिमागी दौरा पड़ जाए और जाकर वजीर आजम वजीर दाखिला को वो काट ले, कतर दे, तो मुश्किल हो जाएगी। बुरी बात तो है, उससे पहले जो है ये कोशिश, क्योंकि पवन खेरा ने ये कहा कि दिमागी तवाजुन, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, पवन खेरा के उस कोर्ट के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं, तो इलाज फौरी कराना चाहिए। हेमंता बिस्वा जैसा आज रियाज साहब आप मुसलसिल कहते हैं कि ये कुत्ते जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्तों का इलाज हो जाएगा, मगर ये फिरका परस्त कुत्तों का इलाज के लिए कोई एक इंजेक्शन बनाना जरूरी है। तो देखिए कि अगर आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज हो गई है, हो सकता मुमकिन है कि जिस तेजी के साथ तरक्की हिंदुस्तान कर रहा है, तो वजीर आजम कुछ ना कुछ ऐसा टीका तैयार कर ही लेंगे जो फिरका परस्त कुत्तों को लगाया जा सके। बहरहाल नाज़रीन, आपको वज़ीर आज़म से या उम्मीद कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक कम्युनल फोर्सेस का सवाल है, यकीन मानिए कि हिंदुस्तान की तरक्की में ये सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये कम्युनल फोर्सेस नहीं बल्कि कम्युनल डॉग्स हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। यकीन मानिए अगर पागल कुत्ता काटता है तो इसका इलाज हो सकता है और एक आदमी मुतासिर हो सकता है, 10 आदमी मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स में जो कम्युनल डॉग्स आ जाते हैं तो फिर समझिए कि फिरका परस्त कुत्ते अगर सियासत में आ जाते हैं तो समझिए कि हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी इससे लाजिम हो जाती है। हम नहीं चाहते, कोई मुहब्बे वतन हिंदुस्तानी ये नहीं चाहेगा कि ये जो पॉलिटिकल कम्युनल डॉग्स हैं वो इस तरह की हरकतें करें और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान हमारा घर है, हमारा ये गुलिस्तान है और इस गुलिस्तान के फूल हैं और भांत भांत अनवा अक़साम के फूल इस गुलिस्तान में पाए
जाते हैं तो किसी को हिंदू कहा जाता है, तो किसी को मुसलमान, किसी को ईसाई के नाम से जाना जाता है, तो कोई सिख की शक्ल में हमारे सामने आता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि पॉइंट ब्लैंक शॉट जो उन्होंने लगाया था, अगर उन पर पॉलिटिकल पॉइंट ब्लैंक शॉट लग जाए तो फिर उनका मुस्तकबिल कहाँ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक खेल का सवाल है, खेलों के जरिए आपस में मोहब्बत बढ़ाई जाती है, खेलों के जरिए आपस में आपको बता दूं मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात यानी इस्तेवार किए जाते हैं, और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी इसे कहा जाता है, यानी खेलों के जरिए सिफारतकारी भी कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके सरबराह हैं हमारे वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह, और जय शाह के बारे में कहा जाता है कि वो एक बैट भी पकड़ने के काबिल नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, ना बॉल पकड़ सकते हैं, ना बैट पकड़ सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि विकेट तो गिरा सकते हैं या गिराने की इजाजत दे सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जय शाह के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ICC को भी बिल्कुल एक फिरका वाराना रंग दे दिया है, और खेल को भी उन्होंने आपस में यानी नफरत का जरिया बना दिया है। हम तो इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन जो उनके मुखालिफिन हैं ये इल्जाम आयद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश को जिस तरह का निशाना बनाया गया है, उस पर खुद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी नाराज हैं। और आपको ये भी बता दूं, नासिर हुसैन, आप देखेंगे इंग्लैंड के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने तो सख्त तनकीद का निशाना बनाया है ICC को और BCCI को। और आपको ये भी बता दूं कि अब जो खेल से मोहब्बत पैदा होती है उसका अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब मैच खेलते हैं तो अब अंदाजा कीजिए कि किस तरह लोग उमड़ कर स्टेडियम में आते हैं, और ICC को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा होता है। अब बहरहाल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यगानगत करते हुए ये कहा था कि वो 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले इंडिया के खिलाफ मैच में हिस्सा नहीं लेगी, बाइकाट करेगा। उसके बाद BCCI, ICC और बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, UAE क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तमाम ने कहा कि पाकिस्तान को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि ICC को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि यह कहा जा रहा है कि ICC को कम से कम $180 मिलियन का नुकसान हो सकता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को मैच जरूर खेलेगा। तो उसके बाद तमाम क़ियास आराइयां जो गैर यकीनी कैफियत थी वो खत्म हो गई है, और जिस अंदाज में खुशी का इजहार किया जा रहा है उससे अंदाजा होता है कि खेल जो है वो मोहब्बत बढ़ाता है। यकीनन श्रीलंका और बांग्लादेश के से मुशावरत के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने बाइकॉट जो 15 फरवरी का कोलंबो में खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप का मैच था ICC, उससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है। हालांकि देखिए रियाज साहब, अगर दिलचस्प मैच सेंट्रल एशिया की क्रिकेट टीमों में, मैं समझता हूँ दुनिया के क्रिकेट टीमों के जो मैचेस होते हैं एशेस को छोड़कर, एशेस जो है वो सिर्फ अंग्रेजों की हद तक वहीं पर यूरोप उधर ही रहता है, वो बड़ा मकबूल खेल, मगर वहां पर भी ये दोनों टीमों के मुकाबले को बड़ी उससे दिलचस्पी के साथ देखा जाता है एशेस में। और यहाँ पर जो है सेंट्रल एशिया में अगर कोई मैच होता है तो सबसे मकबूल तरीन मैच जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन खेले जाने वाला मैच होता है, और उस पर बड़े पैमाने पर लोग उसको देखने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट के मद्दा कोलंबो आने की तैयारी शुरू कर चुके होंगे, हिंदुस्तान से क्रिकेट के मद्दा जो है वो कोलंबो जाने की तैयारी, लाखों करोड़ों लोग जो है इस मैच को देखते हैं। मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा हिंदुस्तान वो मैच के दिन टेलीविजन के सामने बैठा हुआ होता है। और फिर बहुत सारे मतलब मजाक भी होते हैं, अगर हिंदुस्तान हार जाए तो यहाँ पर फिरके वाराना फसादात भी होते हैं, पाकिस्तान अगर हार जाता है तो पाकिस्तान के लोग अपने अपने टेलीविजन फोड़ते हुए भी नजर आते हैं। तो इतना दिलचस्प मैच होता है। तो क्रिकेट को हालांकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो ताल्लुकात है, सिफारती ताल्लुकात, वो बिल्कुल मुनक़ता है। वीज़ास वगैरह के सिफारत खाने भी बंद हैं, वीज़ास इजराई जो है वो भी ख़त्म हो गई है। और फिर कदम ज़रीफ़ी ये है कि बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात फ़िलहाल ठीक नहीं चल रहे। तो ऐसी सूरत में बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी टीम यहाँ पर आएगी तो यहाँ की जो फिरका परस्त तंजीमें जिन्हें खुली छूट दी गई है हुकूमतों की जानिब से, वो मतलब वो मैच नहीं होने देने का ऐलान कर रहे थे। पाकिस्तान के मैचेस का बाइकाट का तो ऐलान शिवसेना से लेकर हिंदू युवा वाहिनी तक सभी करते हैं, मगर जय शाह जो है कमाल की बात यह है कि वो जय शाह बहर सूरत ये मैच कराने के लिए बजिद है। देखिए किस तरह सिफारतकारी हुई है, किस तरीके से सिफारतकारी हुई है। जैसा एक तरफ मुल्क की आवाम को फिरकेवारियत की अफ्यून खिलाकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी टीम को हिंदुस्तान आने से रोकने का काम जैसा कर रहे हैं,
दूसरी जानिब हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मैच हो जाए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान का मैच हो जाए। तो आप ये देखिए किस किस्म, देखिए उन्हें बहुत बड़ा फायदा है, माली फायदा है, बहुत सारी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं इस क्रिकेट को, तो वो क्रिकेट बहुत सारे रेल झेल उसमें होते हैं, और सबसे दौलतमंद अगर कोई बोर्ड है दुनिया भर का तो वो बीसीसीआई है। तो ये तमाम चीजें समझनी चाहिए, मुल्क के उन लोगों को, अंधभक्तों को समझना चाहिए। अमित शाह के बेटे जय शाह ने ये मैच को यकीनी बनाया है। बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर कहे उसको, आप दबाव कहे, क्योंकि आईसीसी के भी चेयरमैन जय शाह है, बीसीसीआई भी जय शाह के हाथ में ही है। तो ये इसको समझने की जरूरत है उन अंधभक्तों को जो फिरकेवारियत की अफीम खाकर जो है मस्जिदों के सामने खड़े होकर अजान के मौके पर नारे देते हैं, उन्हें चीज को समझनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक जय शाह का सवाल है या फिर आईसीसी का सवाल है, तो आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जय शाह से और आईसीसी से और ख़ास तौर पर बांग्लादेश से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ज़र्फ़ क्या होता है, कौमी मफादात क्या होते हैं, गीरत क्या होती है, ये ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश, जिसके बारे में आपने कहा कि उसके एक खिलाड़ी को आईपीएल से निकाल दिया जाता है, मुस्तफिजुर रहमान को, और उसके बाद बांग्लादेश किस तरह के हालात बनाता है और कहता है आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने हम हरगिज नहीं झुकेंगे और हम इस अंडर यानी आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेंगे। एक छोटा सा मुल्क, और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 फीट करीब डोनाल्ड ट्रंप के बैठते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उस दौरान हिंदुस्तान को सबसे बड़ा टैरिफ वायलेटर कहता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि हिंदुस्तानियों को यानी इलीगल इमिग्रेंट के नाम पर या बहाने से किस तरह जलील करके उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर हिंदुस्तान में फौजी यानी हेलीकॉप्टर में, अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर में रवाना किया जाता है, जलील और रुस्वा किया जाता है, जिल्लत से दो चार किया जाता है। और हमारे जो सिख भाई हैं उनकी पगड़ियां उछाल कर आपको बता दूं कि डस्टबिन में डाल दिया जाता है, कूड़ा करकट का जो डब्बा होता है उसमें डाल दिया जाता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक लफ्ज नहीं कहते, कोई रिएक्शन का इज़हार नहीं करते। और बांग्लादेश इस गरीब मुल्क, एक छोटा सा मुल्क है, और वो अपने एक खिलाड़ी को आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग से निकालने पर इस कदर बरहम हो जाता है कि आईसीसी को भी अब उसके सामने घुटने टेकना पड़ता है। और बांग्लादेश से आईसीसी कहता है कि हम आप पर कोई जुर्माना आयद नहीं करेंगे, और ना ही और हद तो यह है कि हम आपको एक बड़ा इवेंट यानी T20 अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है उसका एहतमाम करने की वो आपको इजाजत देंगे। तो आप अंदाजा कीजिए कि मेजबानी करने के लिए जिस अंदाज में बांग्लादेश के सामने आईसीसी झुक गया है, तो ये होती है गीरत, ये होते हैं कौमी मफादात, ये होता है ज़र्फ। बांग्लादेश की टीम ने यह बता दिया है, बांग्लादेश ने यह बता दिया है। वैसे भी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं वो ये कहते हैं, खुद आप देखेंगे आरएसएस सरबराह मोहन भगवत जो हैं वो कहते हैं कि बांग्लादेश में 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ हिंदू हैं, और वो वहां पर अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो हिंदुस्तान के हिंदू उनके लिए खड़े हो जाएंगे। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये लड़ाई झगड़े की बात करने की बजाय अगर ये कहते हैं कि बंगाली ये भाई यानी बांग्लादेशी जो भाई है वो भी हमारा हिस्सा हुआ करते थे, हम उनको गले लगाएंगे, तो यकीन मानिए जो हिंदुस्तान दुश्मन ताकतें हैं उनको नाकामी का सामना करना पड़ता। यकीनन आपने गैरत की बात कही रियाज साहब, पिछले 2 दिनों से मुसलसल सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो चल रहा है। जी जी, मतलब जितने भी अपोजिशन कायदीन हैं और जितने एंटी गवर्नमेंट जो खैर जो पेश करते हैं वो तमाम फैक्ट फाइंडिंग जितने भी पोर्टल्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर ये वीडियो चल रहा है। एक तफसीली वीडियो है, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते हुए उन्होंने मोदी को एक अच्छा दोस्त भी कहा, और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। जी जी जी, ये जुमला जो है आप यकीन माने, अगर किसी एक गैरतमंद सियासतदान, जैसा कि आप आगे चलकर बरतानिया की बात आप यकीनन करेंगे, तो अगर किसी गैरतमंद सियासतदान के मुताल्लिक ये बात की जाती तो ऐसी क्या वजह है जो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद करने का? कौन होते हैं ये सलाहियत उनके पास आई कहां से? देखिए, अगर रियाज साहब, अगर इंसान कुछ गलती करता है, उसकी कुछ खामियां होती है, वो कहीं पर इस तरीके की चीजें पेश करता है जो उसके लिए नुकसानदेह साबित होती है,
तो फिर कहीं ना कहीं वो किसी के पास वो मवाद की शक्ल में जमा हो जाता है और फिर उसको लेकर वो ब्लैकमेल करना शुरू करता है। बिल्कुल आपने तो सही कहा इसी है। तरीके का कोई ऐसा वाकया तो नहीं है। प्रियंका गांधी ये सवाल कर रही है वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है और ऐसी क्या चीज है जिसके जरिए से डोनाल्ड ट्रंप वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सियासी कैरियर बर्बाद कर सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है। गैरत की आपने बात कही, हमने देखा यूनुस पड़ोसी मुल्क मोहम्मद यूनुस जो है वो डटे रहे, वो डटे रहे और किसी भी मामले में जब तक शेख हसीना की वापसी नहीं होगी किसी भी मामले में हम बात नहीं करेंगे। हालांकि अडानी और अंबानी के बड़े पैमाने पर सरमाएकारियां हैं बांग्लादेश में, वहां पर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी की सरबराही है उसका बड़ा शोबा अडानी और अंबानी की कंपनियां संभाले हुए हैं। सड़कें जो बनाई जा रही है वहां पर अडानी और अंबानी की कंपनियों को जो ठेके मिल रहे हैं वहां पर आप देखिए, ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी यूनुस सरेंडर करने को तैयार नहीं है। हालांकि एक अगर बड़ी बात, अगर एक टुकड़ी हमारी चली जाए फौजियों की तो बांग्लादेश को वापस हम हमारे मुल्क में मिला सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी यूनुस जो है वो डटे हुए हैं और फिर हमारे वजीर आजम उनको कन्विंसिंग अंदाज में, जैसा कि आपने कहा कि ये आईसीसी वर्ल्ड कप T20 के मैच के लिए जब इनकार किया खेलने से तो उसको मनाने के लिए मेजबानी दावेदारी पेश की गई, मेजबानी दी गई बांग्लादेश को। तो ये तरीका होता है मुल्क के वक़ार को मतलब ऊंचा करने के लिए, मुल्क के इकबाल को बुलंद करने के लिए, मुल्क के नाम को और वसअत देने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उठता है, किसी मुल्क का सदर है वो कहता है कि इंडिया टैरिफ वायलेटर है और मैं हंसते बैठा हुआ हूँ। अगर आपको जलील कर रहा है बड़े पैमाने पर, मैं हंसते बैठा हुआ हूँ। आप देखिए ना हमारे और कई मर्तबा रियाज साहब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुतअद्दिद मर्तबा 82 टाइम्स उन्होंने कहा है कि मैंने जंगबंदी कराई और हम खामोश हंसते बैठे हुए। की बात है। और अब ये बयान जो आया है व्हाइट हाउस से कि मैं सियासी कैरियर खत्म कर दूं, बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूं, ये बड़ी सोच और तशवीश की बात है। और देखिए, जब भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो बात करते थे, डोनाल्ड ट्रंप पहले तो माई फ्रेंड की बात करते रहे, उसके बाद उनको दलील करते रहे, तो मुझे तो बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए तकलीफ होती थी, हर हिंदुस्तानी को तकलीफ होना चाहिए। हाँ, वज़ीर आज़म होंगे बीजेपी के, वज़ीर आज़म होंगे गुजरात के, वज़ीर आज़म होंगे संघ परिवार के, वज़ीर आज़म कुछ भी होंगे, लेकिन ये हमारे मुल्क की इज्जत का मामला है, हमारे मुल्क की वक़ार का मसला है, हमारे मुल्क के आप देखेंगे कि आन शान बान का मसला है। तो क्या कोई हिंदुस्तान नाराजी होगा? हरगिज़ नहीं होगा। वज़ीर आज़म को हो सकता है गैरत ना ही होगी, लेकिन बहैसियत हिंदुस्तानी मुझे तो गैरत आई, मुझे तो गुस्सा आया कि डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म के लिए जलील कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम अज कम हमारा वज़ीर आज़म को मत देखिए, आप हिंदुस्तान की अजमत को देखिए। एक अजीम शान हिंदुस्तान मुल्क है, और आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान है, और बड़े बड़े ममालिक हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो दलाल होते हैं, यानी जेफरी एप्स्टीन की बात कर रहा हूं, उन्हें भी ज़र्फ नहीं होता, ना उन्हें कुछ और होता है, ना एहसास होता है कि वो क्या कर रहे हैं। इंसान का गोश्त खाने वाले और जिंदा इंसानों का गोश्त खाने वाले, आपको बता दूं कि किस तरह की हरकतें करते हैं। और ये दलाल जो था, ये 9 उम्र लड़कियों को सप्लाई किया करता था, और एलीट तबके को, यानी दुनिया के जो शुरफा होते थे, जो हुक्मरान होते थे उनको, और जो बड़े सिफारतकार होते थे, डिप्लोमेट्स होते थे, उन्हें ये लड़कियों को सप्लाई करता था, बच्चों को सप्लाई करता था। ये था दलाल। और उसके दलाल के बारे में आपको बताऊं, इंटरनेशनल दलाल, इंटरनेशनल ब्रोकर, और उससे जो ताल्लुकात हैं हमारे, आपको बता दूं कि हिंदुस्तानियों के कम अज कम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने 30 लाख फाइल्स पर मुश्तमिल एक सिलसिला शुरू किया है, जारी कर दिया है, जिसमें आपको बता दूं कि 6 हिंदुस्तानियों के नाम है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी है। और यह कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टीन जो दलाल था इंसानी स्मगलिंग का, हर चीज का, उस दलाल के मशवरे पर आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म इस्राइल गए, लेकिन वज़ीर आज़म की जो पार्टी है, फिर हमारी वज़ारत खारजा है, उसने कहा कि सब बकवास है। और आप देखेंगे कि हमारे वज़ीर पेट्रोलियम का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, और 6 लोगों का नाम है इंडियंस का। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास किसी ने ना इस्तीफा देने की बात की है, ना किसी ने गीरत का मुजाहिरा किया है, अखलाकी इक़दार का मुजाहिरा किया है। बल्कि आपको बता दूं कि बरतानवी वज़ीर आज़म आप केयर स्टारमर, अब यह कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अखलाकी जिम्मेदारी कबूल की है। इस वजह से अखलाकी जिम्मेदारी कबूल की है कि जो साबिक वज़ीर फिनांस था बरतानिया का, और उसका नाम है मैंडलसन, और मैंडलसन जो है वो गे है। तो आप अंदाजा कीजिए कि उसका शौहर भी है। और आपको यह बताना जरूरी है कि मैंडलसन को जेफरी एप्स्टीन ने तकरीबन 75,000 पाउंड
की रकम मुंतकिल की थी और मेंडलसन ने भी लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कम से कम एक गे रहते हुए उसकी हालत देखिए, उसका शौहर भी है, आदमी का शौहर रहना बहुत बड़ी बात है, बुरी बात है। तो बहरहाल वो भी इस्तीफा देता है। इस कदर गिरा हुआ शख्स इस्तीफा देता है और वजीर आजम का नाम आता है, अनिल अंबानी का नाम आता है, आप देखेंगे वजीर पेट्रोलियम का नाम आता है, कई लोगों का नाम आता है, वो कुछ नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है कि अब यह कहा जा रहा है कि और एक ने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है और यह है बरतानवी वजीर आजम और वो भी स्टार केरमर है। उन्होंने कहा कि मैंने मेंडलसन पर यानी भरोसा किया, वो गलत था और उन्होंने ये कहा कि हम खास तौर पर उसके जो एडवाइजर हैं स्टारमर के मोर्गन मैक्सवेनी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए गीरत इसे कहते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि शबाना महमूद पहली मुस्लिम वज़ीर आज़म होगी बरतानिया की। यकीनन देखिए, ठीक है, शबाना महमूद पहली मुस्लिम वज़ीर आज़म, खातून वज़ीर आज़म होंगी बरतानिया की, ये ख़बर को हम बाजू रखते हैं। और अहम बात यह है कि यहाँ पर जो है जिस तरीक़े से जेफरी एप्स्टीन की जो फाइलों के मंजर आम पर आने के बाद जो ग़ैरत का मुजाहरा अब बरतानिया के सदर और उसके लेबर पार्टी के जो वो है रुकन पार्लियामेंट है उन्होंने दिया है, हालांकि वो तीसरी जिन्स से उनका ताल्लुक़ है, थर्ड जेंडर से वो आते नहीं है हैं, ना इधर के है ना उधर के है, थर्ड जेंडर उसको एक नई इस्तिलाह नए टर्म के तौर पे उन्हें थर्ड जेंडर के तौर पे कहा जाता है। तो ये जो है इन लोगों की तादाद काफ़ी तेज़ हो रही है, आने हैदराबाद में बहुत ज़्यादा ये बढ़ गए हैं। तो मौजू बदल जाएगा रियाज साहब, आप थोड़ा सा कि ये जो एक गैरत की बात होती है, ये गैरत होती है, गैरत का मुजाहरा इन लोगों ने किया है। हालांकि इंसानियत सोज हरकतें करने के बाद इनकी गैरत जागी है। और जैसा कि रियाज साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के 6 लोग हैं, अनिल अंबानी वगैरह भी है और उसकी तफसीलात हम पहले भी पेश कर चुके हैं, फिर सरसरी तौर पर ये भी कहते हैं कि इसराइल गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इसराइल गए थे 2017 में और जेफरी एप्स्टीन की मशवरे पर ही इसराइल गए थे। वहाँ पर गए, नाचा और गाया और वो वह काम करने लगा। फिर वहाँ से वो आए, उसके फौरी बाद वो अमेरिका, उनका जाना जो है वो कामयाब हो गया। अमेरिका पहले वज़ीर आज़म थे, कोई वज़ीर आज़म बहैसियत वज़ीर आज़म उस मुल्क का दौरा किसी ने नहीं किया था और ना कभी अपने सिफारती ताल्लुकात रखे थे। 2014 के बाद से तमाम चीज़ें रूनुमा हुई और उसी के इनाम के तौर पर 2017 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वाइट हाउस में दाखिला मिला और वो मुलाकात वहाँ पर हुई। बहुत सारे मुआहदात भी 2017 में हुए और उसके बाद से सिलसिला जारी वो सारी है। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब ये आया, मंजर आम पर आए और बहुत सारी बातें हैं, तो क्या आप अगर हम ये दोनों चीज़ों को मिला लें, अब जो फिलहाल सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान चल रहा है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सियासी कैरियर तबाह करना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा कि ये कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है जेफरी एप्स्टीन की इमा पर उन्होंने इसराइल गए थे। अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाए तो ताल्लुकात नज़र आते। तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं डोनाल्ड ट्रंप के हाथ लग चुकी हैं जिसके ज़रिए से उसको मंजर आम पर आने से जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सियासी कैरियर ख़त्म हो जाएगा? तो देखिए, आप गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी बातें हुई, लाखों के हज़ारों किसानों ने खुदकशी की, गैरत नहीं जागी। और कई नौजवानों ने खुदकशी की, गैरत नहीं जागी। कई लोग सड़क हादसों में मर गए 2014 के बाद से, मगर गैरत नहीं जागी। 15 लाख का वादा किया, वादा पूरा नहीं किया, गैरत नहीं जागी। पेट्रोल की कीमतों को 40 रुपये तक ले जाने का वादा किया था, लेकिन 140 रुपये तक ला दिया, गैरत नहीं जागी। कम से कम अब अगर गैरत जाग जाती है तो यकीन मानिए वो जो शर्मसारी का हम शिकार है, शर्मिंदगी का शिकार है, मुल्क की 150 करोड़ आवाम जो है वो शर्मसारी, वो शर्मिंदगी से बच सकती है। भले नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक गैरत का सवाल है, आपको बता दूं कि उस वक्त भी गैरत नहीं जागी थी जब सारे हिंदुस्तान ने, सारी दुनिया ने देखा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गैर दानिशमंदाना फैसला करते हुए कोरोना वायरस के आलमी वबा के दौरान लॉकडाउन लगा दिया था, अचानक लॉकडाउन लगा दिया था। और दिल्ली, दारुल हुकूमत दिल्ली की सड़कों पर एक शख्स, एक कुत्ता जो है वो किसी ट्राला के जद में आ जाता है, हलाक हो जाता है और वो शख्स दौड़कर उस कुत्ते का गोश्त खाने लगता है। तो जब भी गैरत नहीं जागी थी, वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया था, तो आप अंदाजा कीजिए कि जब कुत्ता अगर इंसान हिंदुस्तानी खा रहा है तो कितनी शर्म की बात होनी चाहिए हुकूमत के लिए, हुक्मरानों के लिए, इख्तिदार पर जो फायद है वो अनासिर के लिए, सियासतदानों के लिए, कि एक हिंदुस्तानी शहरी भूख के मारे कुत्ता खाने पर मजबूर हो गया। और आपको ये बता दूं कि उस वक्त भी गैरत नहीं जागी। और आपको बता दूं, ये तो हिंदुस्तानी ने कुत्ता खाया, लेकिन जिस
दलाल की, इंटरनेशनल दलाल की हम बात कर रहे हैं, जिसका कत्ल कर दिया गया, शायद उसकी मौत भी एक मौमा बनी हुई है। तो मैं जेफरी एप्स्टीन की बात कर रहा हूं। उसके जो स्टेट में उसके जो विलास था, उसके जो यानी रिहायशी या कैमगा थी पुरताइश, उसमें कहा जाता है कि बड़े जो आलमी सतह के लोग थे वो नौजवान लड़कियों का गोश्त खाया करते थे। तो ये है, मैं समझता हूं कि वो कुत्ते कुत्ते नहीं होते जो इंसान को काटते हैं, बल्कि वो कुत्ते हकीकत में कुत्ते होते हैं, इंसान वो इंसान जो इंसानों का गोश्त खाते हैं। यकीनन इंसानों का गोश्त खाना और फिर कुत्तों का तो चल खैर ठीक है। ये देखिए, वो जब इंसानियत सोच मासूम 6 साल 7 साल 8 साल की बच्चियों का इस्तेहसाल, जिनसी इस्तेहसाल करने में जिसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, और वो जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, तो वो इंसानी गोश्त खाना, इंसानी खून पीना उनके लिए कोई मायूब अमल नहीं होगा। यकीनन बहुत सारी चीज़ें एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से मंजर आम पर आ रहे हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम रियाज साहब के साथ खुसूसी तौर पर एप्स्टीन फाइल्स पर ही रखकर उस पर हम तफसीली गुफ्तगू यकीनन करेंगे। मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि गैरत जागने की बात हो रही है। अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जैसा कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने फैसला लिया है, लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ने फैसला लिया है, और बहुत सारे लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनके नाम मंजर आम पर आ रहे हैं, वो या तो शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं, या फिर अपनी सियासी ज़िंदगी से इस्तीफे की बात कर रहे हैं, या खुदकुशी भी कर लेंगे। मैं समझता हूं खुदकुशी भी हो सकता है, मुमकिन है कि शर्मिंदगी से बढ़कर खुदकुशी जो उनकी तरजीह बन जाए। तो ये तमाम चीज़ें पेश आने से कबल अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गैरत जागती है, और हक़ाइक़ देखिए, कम से कम जो है आप मंजर आम पर इसकी बात की नफ़ी कर दें, आप इनकार कर दें अपनी ज़ुबान से कि भाई आप एक महकूमे खारिजा की जानिब से सेक्रेटरी आते हैं और एक बयान देते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं एक ईमेल के हवाले से, उसके बजाय वज़ीर आज़म खुद मंजर आम पर आते। देखिए, वज़ीर आज़म का प्रॉब्लम यही है रियाज साहब, ना वो खुद बोलते हैं, ना किसी को बोलने देते हैं। पार्लियामेंट लोकसभा में भी अब PM केयर फंड पे इम्तना आयद कर दिया गया, सवाल नहीं पूछे जा सकते। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो PMNRF के ऊपर इम्तना आयद कर दिया गया, सवाल नहीं पूछे जा सकते। NDF पर इम्तना आयद कर दिया, सवाल नहीं पूछे जा सकते। तो वक्त इशारा हो गया, ख़त्म करना है बात को। हमारे मजमूई तौर पर यही कहना चाहूँगा मैं कि भाई अगर आपकी गैरत जो है, आप आए मंजर आम पर आए, बोले या तो वाक़यात की नफ़ी करें या उनको तस्लीम करें। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक प्रोग्राम का सवाल है, प्रोग्राम का वक्त हो चला है, लेकिन हम अपने मजलूम फ़लस्तीनियों को नहीं भूल सकते। और आपको बता दूं कि अब इसराइल ने जिस तरह 7 अक्टूबर 2023 से दरिंदगी का मुजाहरा किया, फ़लस्तीनियों की नस्ली तत्हीर की, उनका कत्लेआम किया और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों को निशाना बनाया, उसके बावजूद भी अमेरिका उसकी तायद व हिमायत करता रहा। तो बहरहाल ये जो खसाई है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, फ़लस्तीनियों का खसाई, और आपको ये भी बता दूं कि गज़ा का खसाई भी कहा जा सकता है। तो बहरहाल अब उसने मगरिबी किनारे पर कब्जे का मंसूबा बनाया है और वहाँ पर यहूदी आबादी जो है वो या बस्तियाँ आबाद करने का ऐलान किया है। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराए मजबूरन उसकी मजम्मत की है और मुस्लिम दुनिया भी उसकी मजम्मत कर रही है। लेकिन मैं और बरतानिया ने भी इस बारे में सख्त रिमार्क किए हैं कि इसराइल अच्छा नहीं कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ये वक्त आ गया है कि सारी दुनिया मिलकर इसराइल को सबक सिखाए और ये बताए कि इंसानियत ही सबसे अहम होती है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हमारे मुल्क के मामलात का सवाल है तो अल्लामा इकबाल का ये शेर मुझे याद आ रहा है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखाए उम्रा के दरो दीवार हिला दो। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल तबीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।